मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है इलास्टिसिटी। अ मटेरियल इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक इफ द होल स्ट्रेन प्रोड्यूस, जितना भी स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा बाय अ लोड डिसअपियर्स कंप्लीटली ऑन रिमूवल ऑफ लोड। मतलब कि अगर एक बॉडी है हमारे पास, कोई एक इस तरीके से सपोज एक बॉडी है और उसके ऊपर लोड लगाया जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, अगर ये जो बॉडी है ये फ्लैटन हो जाती है लोड की वजह से, ठीक है, तो जो भी स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा जैसे ही लोड हटाया जाएगा, ये जो बॉडी है अपना शेप रीगेन कर लेगी, अपना जो इसके ऊपर जो इसका बॉडी होगी एग्जैक्टली पहले जैसी बन जाएगी, ठीक है। तो उसी को कहेंगे इलास्टिसिटी। एक ऐसी बॉडी जो अपना जो उसका मटेरियल जो होगा वो जिस तरीके की होगी शुरुआत में वैसी की वैसी बन जाएगी, उसे कहेंगे, ये प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी एग्जैक्ट इसका ऑपोजिट है, प्रॉपर्टी दैट इनेबल्स द फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन इन अ मटेरियल। मतलब अगर एक बॉडी के ऊपर लोड लगाया जाए उसके बाद अगर हम लोड रिमूव भी कर देते हैं तो परमानेंट डिफॉर्मेशन जो है वो बॉडी के ऊपर आ जाती है, उसे कहेंगे प्लास्टिसिटी। मतलब वो बॉडी जो है वो प्लास्टिक नेचर की है और ये रिवर्स ऑफ इलास्टिसिटी होती है। जैसा कि मैंने बोल दिया, प्लास्टिक मटेरियल विल remain exactly of shape it takes under loading even after the load is removed। ठीक है, पहले जैसा उसका शेप आ चुका है, अब प्लास्टिक सिटी जो है उसकी वजह से एक प्लास्टिक बॉडी जो है उसका जो शेप जिस तरीके का लोड लगाने से आ चुका है वैसा का वैसा ही रहेगा जब हम लोड रिमूव भी कर देते हैं उसके बाद भी, ठीक है। उसके बाद आती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विदस्टैंड एलोंगेशन। एलोंगेशन जो है उसको विदस्टैंड करना, मतलब कि एलोंगेशन या बेंडिंग जो है, मतलब एक बॉडी है, सपोज हमारे पास ये एक बॉडी है, ठीक है, इसकी बेंडिंग होती है बहुत ज्यादा, इसको मतलब इसको खींचा जाता है दोनों साइड से पकड़ के, इसको सपोज इसके ऊपर लोड लगा रहे हैं इस तरीके से कि हम इसको खींच रहे हैं पकड़ के दोनों साइड से, तो ये एकदम खिंचती जा रही है बहुत लंबे समय तक, ये एकदम इसका डाया कम होता जा रहा है और ये खिंचती जा रही है, ठीक है, एलोंगेट होती जा रही है और जो बेंडिंग जो है इसमें हो रही है, मतलब इसको ये विदस्टैंड कर रही है, ठीक है। तो इस बॉडी को मतलब ये टूट नहीं रही है, टूटने से पहले बहुत लंबे समय तक ये खिंच रही है, उसे कहेंगे डक्टिलिटी। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये डक्टाइल मतलब इसकी ये प्रॉपर्टी है इस बॉडी की, डक्टिलिटी। ये डक्टाइल मटेरियल होगा, ठीक है। लार्ज डिफॉर्मेशन बिफोर गेटिंग फेल्ड, मतलब बॉडी जो है इसमें बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन आएगी, फेलियर से पहले बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन आ रही है, तभी ये बॉडी जो है ये देखो इतनी ज्यादा, मतलब अगर ये इतनी ज्यादा खिंच रही है इसका मतलब डिफॉर्मेशन बहुत लंबे समय तक आएगी फेलियर से पहले, ठीक है। तो मतलब कि बहुत ज्यादा वार्निंग हमें एक हिसाब से मिल सकती है, ठीक है। मेजर ऑफ लेंथ, ये एक मेजर ऑफ लेंथ होता है, ठीक है। डक्टिलिटी इज मेजर ऑफ लेंथ। इफ लेंथ ऑफ द मटेरियल ड्यूरिंग टेस्टिंग elongates more than 5% of its original length then the material is ductile। एक मटेरियल जो है इसकी जो हम लोड लगाते हैं टेस्टिंग के टाइम पे, अगर ये 5% से ज्यादा अपनी ओरिजिनल लेंथ से ज्यादा इलोंगेट करता है, 5% से ज्यादा, इसका मतलब ये मटेरियल जो है डक्टाइल मटेरियल है, अदरवाइज ये ब्रिटल मटेरियल होगा। डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच द फेलियर मोड ऑफ द मटेरियल चेंजेस फ्रॉम डक्टाइल टू ब्रिटल, मतलब कि डक्टाइल से ब्रिटल जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा उससे ब्रिटल मटेरियल जो डक्टाइल मटेरियल जो होगा वो ब्रिटल मटेरियल में जब जाएगा तो फ्रैक्चर की फॉर्म में फेलियर होगा, मतलब फेलियर मोड चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो डक्टाइल फेलियर से ब्रिटल फेलियर में चला जाएगा, ठीक है। और गेज लेंथ जो होगी यूज टू मेजर डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मेजर करने के लिए गेज लेंथ L इज इक्वल्स टू 5.65 A टाइम्स एरिया टाइम्स रूट ओवर 1/2, ठीक है। ये है इसका लेंथ, जो गेज लेंथ है उसी का फॉर्मूला है ये, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आ सकते हैं। 5.65 रूट ऑफ ए एरिया, ठीक है। इसके बाद जो है ये हमें प्रॉपरली अगर समझना हो चीजें तो उसके लिए मैंने ये ऐड करा हुआ, हम जो टेंसाइल टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील है, ठीक है। टेंसाइल टेस्ट जो है वो करा जाता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में और ये एक डक्टाइल मटेरियल होगा, माइल्ड स्टील जो है वो डक्टाइल मटेरियल है, उसी पे टेस्ट करा जाएगा, मतलब ये बहुत ज्यादा खींचेगा
जब ये टेस्ट करा जाएगा, इसको अगर हम खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो ये बहुत लंबे समय तक खींचेगा और इसका लास्ट में जाके कहीं फ्रैक्चर होगा, मतलब फेलियर होगा। इसका लास्ट में जाके क्या होगा कि ये जो मटेरियल है, इसको जो गेज लेंथ इसकी एल जो है यहाँ पे, इसको दोनों साइड से खींचा जाएगा। एल जो है 2 इंचेस है गेज लेंथ, ठीक है। इसको यहाँ से हमने खींचना और ये यहाँ से इसका डाया कम होता जाएगा। 0.5 इंचेस इसका स्टार्टिंग में डाया होगा, 0.5 इंच, ठीक है। और वो धीरे धीरे डाया कम होता जाएगा, एकदम पतला होता जाएगा ये, और एक पॉइंट के बाद इसका फ्रैक्चर आएगा और ये टूट जाएगा। इस तरीके से ये बिल्कुल टूट जाएगा। और ये जो ग्राफ है ये इसी को दिखाता है, ये किस तरीके से ये बिल्कुल यहाँ लास्ट में आके इसका फ्रैक्चर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें स्टार्टिंग में क्या होगा, ए पॉइंट तक, ए पॉइंट जो है इसका कौन सा प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है, ठीक है। ए पॉइंट है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, ए पॉइंट तक हुक्स लॉ वैलिड होगा। सिग्मा जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा ए पॉइंट तक, ठीक है। और यहाँ पे ये लीनियरली इलास्टिक मटेरियल होगा, ठीक है, इलास्टिक की तरह बिल्कुल एक्ट करेगा, बिहेव करेगा। बी पॉइंट पे जो है ये लीनियरली इलास्टिक, मतलब यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन की तरह होगा, ए ओ से ए, ठीक है। ए से बी पॉइंट जो है, ए टू बी जो रीजन है, ये कर्व्ड लाइन है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, देखने में थोड़ी स्ट्रेट लाइन जैसी लगती है क्योंकि ये बहुत छोटा सा पोर्शन है, बट ये कर्व्ड लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे बी पॉइंट है, ये है हमारा इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट मतलब इलास्टिक, हमने देखा था कि इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक इफ द होल स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय लोड डिसअपियर्स कंप्लीटली। मतलब कि इलास्टिक बॉडी वो होगी जिस पे लोड जब हम लगाते हैं तो स्ट्रेन पूरा का पूरा डिसअपियर कर जाता है, ठीक है। मतलब ये इलास्टिक लिमिट है, इसके बाद अगर हम लोड लगाएंगे तो पूरा का पूरा जो हमारा स्ट्रेन है या डिफॉर्मेशन या फिर फेलियर जो है, मतलब उसका जो थोड़ा सा डिफॉर्मेशन मटेरियल में आ गई है, वो अब रहेगी। मतलब इस पॉइंट के बाद, इलास्टिक लिमिट के बाद डिफॉर्मेशन रहेगी, ठीक है, इसीलिए हम इसको इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये प्लास्टिक रीजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब इसके बाद डिफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगी। फिर सी पॉइंट जो है वो है अपर यील्ड पॉइंट, ठीक है, ये है अपर यील्ड पॉइंट, ठीक है। उसके बाद डी पॉइंट जो है, यहाँ पे प्लास्टिक रीअरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है। फिर उसके बाद आता है डी पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट। ये बहुत जल्दी ही सी से डी पॉइंट में जल्दी से बहुत जल्दी आ जाता है डी पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि ए पॉइंट जो है वो हम उसको एंड्योरेंस लिमिट भी बोल देते हैं, कभी कभी बोल सकते हैं। और जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस उसमें 180 मेगा पास्कल होगी एंड्योरेंस लिमिट के टाइम पे। और बी जो था, बी जो है इसको अगर जो बी की जो स्ट्रेस होगी ना, बी पे स्ट्रेस होगी 250 मेगा पास्कल होगी, और बी पॉइंट को हम यील्ड स्ट्रेस के तौर पे लेते हैं, ठीक है। मतलब इलास्टिक लिमिट पे हमें यील्ड स्ट्रेस मिलती है, ठीक है। उसके बाद सी पॉइंट जो है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होगी, प्लास्टिक रीअरेंजमेंट, और फिर डी पॉइंट जल्दी से आ जाएगा, एकदम जल्दी से डी पॉइंट आ जाएगा। और ये पॉइंट जो है यही होगा यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे, यही पॉइंट जो है, ये मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ यील्ड स्ट्रेस के लिए, ये पॉइंट है ये, ठीक है। ये यहाँ से डी पॉइंट पे हमें यील्ड स्ट्रेस मिलती है जो कि 250 मेगा पास्कल होगी, ठीक है। डी पॉइंट पे मिलेगी 250 मेगा पास्कल यील्ड स्ट्रेस। इसके बाद डी से ई तक का पोर्शन जो होगा, इसको हम यील्ड प्लेट्यू बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेन जो होगा वो स्ट्रेन मतलब कॉन्टिन्यूस आएगा, बट स्ट्रेस जो होगी बिल्कुल भी नहीं होगी। स्ट्रेस के बिना ही बहुत लंबा समय तक स्ट्रेन आता रहेगा, बहुत लंबे समय तक स्ट्रेन आएगा। फिर उसके बाद आता है स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। जब क्या होगा कि हम एक पॉइंट के बाद स्ट्रेस लगाएंगे और स्ट्रेन बहुत बहुत धीरे धीरे आएगा, ठीक है। बहुत लंबे समय तक हम स्ट्रेन लगाते रहेंगे और बहुत 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 धीरे धीरे स्ट्रेन आएगा, ठीक है। तो हार्डली मतलब कह सकते हैं कि हार्डली स्ट्रेन आएगा, तो उसको हम स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन बोल देते हैं। और जो ये एफ पॉइंट है, इसी को हम अल्टीमेट स्ट्रेस इस पे हमें मिलती है 410 मेगा पास्कल, ठीक है। तो ये एफ पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ यहाँ पे होती है, ठीक है। ये एफ पॉइंट है। और फिर उसके बाद एफ पॉइंट के बाद नेकिंग स्टार्ट हो जाती है। नेकिंग क्या है कि ये इस तरीके से जो मटेरियल था, ठीक है, ये इसका सपोज ये इस तरीके से इसका डाया था,
इस तरीके से एक नेक की तरह से ये मटेरियल जो है धीरे धीरे नेकिंग स्टार्ट होगी और ये टूटना शुरू हो गया है मतलब, ठीक है। इसी को नेकिंग रीजन को हम एफ से लेके जी तक जो है, इसी को नेकिंग रीजन को हम स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन भी बोलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो है जी पॉइंट पे आएगा फ्रैक्चर, और यहीं पे होगा मतलब फेलियर मटेरियल का। कितने लंबे समय तक ये जो माइल्ड स्टील है वो खिंच रही है, मतलब इसी से हमें पता चलता है कि ये डक्टाइल मटेरियल जो होगा वो मतलब उसमें काफी टाइम तक हमें वार्निंग्स मिलेंगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि ये हमने देखा था यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है इसमें आता है, अगर हम स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है क्योंकि हुक्स लॉ की वजह से, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसी में आएगा। ये जो कांस्टेंट होगा वो होगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रेशियो बिटवीन टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन, या फिर ये कॉमन ही है यहाँ पे, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेन या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन कंप्रेसिव स्ट्रेन जो होगा वो विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। और फिर द मॉड्यूलर रेशियो ऑफ टू मटेरियल इज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब दो मटेरियल्स जो होगी उसकी मॉड्यूलर रेशियो हमें कैसे मिलती है, उनके यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की रेशियो अगर हम ले लेते हैं तो हमें मिल जाती है मॉड्यूलर रेशियो। इसके बाद फटीग और एंड्योरेंस। फटीग क्या होता है? फटीग इज द फेलियर ड्यू टू डायनेमिक लोडिंग और साइक्लिक लोडिंग, मतलब एक जो मटेरियल है उसके ऊपर साइक्लिक लोडिंग लगाई जाए, बार बार जो है एक बार लोड लगाया फिर हटाया फिर लोड लगाया, इस तरीके से लोड लगाया जाए या फिर रिवर्सल ऑफ लोडिंग, उसी को कहेंगे, उसी से जो फेलियर आता है उसे हम फटीग कहेंगे। A member which is subjected to reversible tensile या फिर compressive stresses may fail at stresses below the ultimate stress, मतलब जो उसकी अल्टीमेट स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी जो उसकी पर्टिकुलरली, उससे भी पहले वो फेल कर जाएगा एक मटेरियल जिसके ऊपर मतलब कि साइक्लिक लोडिंग लगाई जाए, मतलब बार बार लोड लगाया जा रहा है फिर हटाया जा रहा है, इस तरीके से लोड लगाया जा रहा है, ठीक है। उसी फेलियर को हम बोलेंगे फटीग, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड फटीग ऑफ द मटेरियल, फिनोमेना ऑफ डिक्रीज्ड रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस को हम बोल सकते हैं डिक्रीज्ड रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू द रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, फटीग को ही हम बोल सकते हैं। इसके बाद आती है एंड्योरेंस लिमिट। एंड्योरेंस लिमिट क्या है? द स्ट्रेंथ फॉर विच मटेरियल नीड्स टू बी डिजाइंड, इस स्ट्रेंथ तक के लिए मटेरियल को डिजाइन करा जाएगा सो दैट इट डू नॉट फेल इन फटीग, मतलब फटीग में वो फेल ना करे, उसके लिए जो जितनी स्ट्रेंथ तक उसको हम डिजाइन करेंगे उसी को हम बोल देंगे एंड्योरेंस लिमिट। एंड्योरेंस लिमिट इज लेस देन द यील्ड और स्ट्रेंथ या फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ या फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ से कम होती है एंड्योरेंस लिमिट, मतलब उससे भी पहले तक की लिमिट रखी होती है, और इस तरीके से रखी होती है ये एंड्योरेंस लिमिट कि जो मटेरियल है वो फटीग में फेल ना करे, ठीक है। तो एंड्योरेंस लिमिट जो होगी वो लेस देन यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ रखी जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेसेस दैट कैन बी अप्लाइड टू अ मटेरियल फॉर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ रिपीटेड स्ट्रेस विदाउट फेलियर, इसी को हम बोल देंगे एंड्योरेंस लिमिट। यही एंड्योरेंस लिमिट की डेफिनेशन हो जाएगी, मैक्सिमम स्ट्रेसेस जो कि अप्लाई करी जाएंगी मटेरियल पे फॉर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, जितने मर्जी टाइम तुम लगा दो ये वाली इतनी स्ट्रेसेस ऑफ साइकिल्स ऑफ रिपीटेड स्ट्रेसेस, ठीक है, और जिसकी वजह से फेलियर ना आए, उसी जो मैक्सिमम स्ट्रेसेस जो लगाई जा सकती हैं उसी को एंड्योरेंस लिमिट बोला जाएगा, ठीक है। वेदर द मटेरियल इज ब्रिटल और डक्टाइल, इसको बोले ये हो जाएगा, अगर ब्रिटल होगा मटेरियल या फिर डक्टाइल होगा, दोनों ही मटेरियल जो होंगे ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग मटेरियल विल फेल सडनली, एकदम से फेल कर जाएगा। अगर डक्टाइल मटेरियल होता है हमें पता है ये काफी टाइम तक डिफॉर्मेशन जो है वो झेलता रहता है, उसके बाद जाके एक पॉइंट आता है जब ये यहाँ से इस तरीके से हमने टेंसाइल टेस्ट में देखा है कि ये टूटता है, ठीक है। मटेरियल जो होता है काफी लंबे समय तक ये जो है डिफॉर्मेशन जो है वो आती रहती है इसमें, और फेलियर इसका बहुत लेट होता है। बट अगर हम साइक्लिक लोडिंग लगाएंगे तो डक्टाइल मटेरियल भी एकदम से फेल कर जाएगा। क्रीप क्या है? सर्टेन एडिशनल स्ट्रेन डेवलप्ड इन मटेरियल ड्यू टू एक्सियली लोडेड फॉर अ लॉन्गर टाइम,
ठीक है। लंबे समय के लिए अगर एक हमने बॉडी को लोड करके रखा है, उसके ऊपर हमने लोडिंग लगा के रखी है, सपोज हमने पी की को लोड लगाया हुआ है एक मटेरियल के ऊपर, ठीक है, उससे जो स्ट्रेन पहले डेवलप होगा, ठीक है, एकदम से उसमें डेल्टा एल अपॉन एल का स्ट्रेन आएगा, मतलब ये डेल्टा एल एक तरह से डिफॉर्मेशन होगी, मतलब इतनी लेंथ बढ़ जाएगी या कम होगी, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेन आएगा, मतलब ये डेल्टा एल की जो डिफॉर्मेशन आएगी वो एक बार में आ गई, एकदम से जैसे लोड लगाया वैसे ही आ गई। फिर ये लोड लगा हुआ है, काफी लंबे समय तक लगा रहेगा, 1 साल के लिए सपोज लगा रहा, या फिर कुछ वक्त के लिए 1 महीने के लिए लगा रहा, उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा स्ट्रेन डेवलप होगा, जो एडिशनल स्ट्रेन डेवलप होगा या एडिशनल डिफॉर्मेशन आएगी, उसे कहेंगे हम क्रीप, ठीक है। इसको हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी बोलेंगे, मतलब पहले आएगी जो इनिशियली एकदम से लगाने से लोड एकदम लगाया, उसी से जो पहली बार में स्ट्रेन आ गया उसको, या फिर उस जो पहली बार में डिफॉर्मेशन आ गई उसको हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन बोल देंगे, और जो विद टाइम आती है उसको हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलेंगे, ठीक है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अकरिंग ओवर पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू डेड लोड की वजह से भी हो सकता है ये, या फिर कांस्टेंट लोड बहुत लंबे समय तक लगा हुआ है उससे भी होगा, ठीक है। इसी को हम क्रीप बोल देंगे, मतलब क्रीप होगी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, क्रीप को ही हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलेंगे, ठीक है। या फिर स्ट्रेन डेवलप्ड इन मटेरियल ड्यू टू एक्सिली बीइंग लोडेड फॉर लॉन्गर टाइम, मतलब एडिशनल स्ट्रेन बोल सकते हैं इसको हम, कि एडिशनल स्ट्रेन जो डेवलप होगा उसी को हम क्रीप बोल देंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रीप, टाइम के साथ क्रीप जो होगा, अगर क्रीप जो होगा टाइम के साथ इंक्रीज करेगा, बट क्रीप रेट जो होगी वो डिक्रीज करेगी, मतलब क्रीप बढ़ेगा टाइम के साथ, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा क्रीप भी बढ़ेगा, बट क्रीप रेट जो होगी, मतलब क्रीप के बढ़ने की जो रेट होगी वो कम होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद है मैग्नीट्यूड ऑफ लोड, लोड के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करेगा क्रीप, ग्रेटर लोड ग्रेटर विल बी क्रीप, जितना ज्यादा लोड होगा उतना ही ज्यादा क्रीप भी आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर के टाइम पे क्या होगा, ग्रेटर द टेम्परेचर ग्रेटर विल बी क्रीप, जितना हाई टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा क्रीप आएगा, ठीक है। इफ टेम्परेचर इज बियॉन्ड हाफ ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट जो होगा एक मटेरियल का, उसके हाफ टाइम्स, उससे भी ज्यादा अगर क्रीप टेम्परेचर आ जाता है तो जो क्रीप होगा वो इनटॉलरेबल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन क्या है, लॉस ऑफ स्ट्रेस विद टाइम एट कांस्टेंट स्ट्रेन की वजह से लॉस ऑफ स्ट्रेस जो हो रहा है, ठीक है, उसे कहेंगे रिलैक्सेशन। पहले क्या था, सर्टेन एडिशनल स्ट्रेन डेवलप हो रहा था, ठीक है, ड्यू टू लोड, मतलब लोड की वजह से, जो लोड अप्लाई करा हुआ था उसकी वजह से स्ट्रेन डेवलप हो रहा था, ठीक है। अब क्या है, लॉस ऑफ स्ट्रेस है ये विद टाइम एट कांस्टेंट स्ट्रेन। जो परफेक्टली रिजिड बॉडी होती है इसमें हम अगर जितना भी स्ट्रेस लगाते जाए स्ट्रेन नहीं आएगा, ठीक है, इसमें स्ट्रेन नहीं आता है क्योंकि ये परफेक्टली रिजिड है, रिजिड बॉडी है, ठीक है। तो स्ट्रेन अगर इसमें नहीं आएगा, इसका मतलब क्या होगा, हमें पता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन, है ना, यही होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ से ही आता है। तो इसका मतलब अगर स्ट्रेन नहीं आ रहा है और स्ट्रेस हम अप्लाई करते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। परफेक्टली रिजिड बॉडी में यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनफाइनाइट आता है। अब टेम्परिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स एक बॉडी के, एक मटेरियल के इम्प्रूव करे जाते हैं, स्पेशली स्टील के किस तरीके से इम्प्रूव करने हैं, हमें इसे हीट करना है हाई टेम्परेचर पे पर बिलो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इसको हीट करना है, मेल्टिंग पॉइंट से नीचे तक ही हीट करना है, बट एक बहुत हाई टेम्परेचर पे इसको हीट करना है, फिर उसके बाद कूल करना है इसको इन एयर, और इससे क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाएंगी। दिस प्रोसेस हैज इफेक्ट ऑफ टफनिंग, इससे टफनिंग आएगी बॉडी में, और लेसनिंग ब्रिटलनेस जो होगी इसकी कम हो जाएगी स्टील की या फिर जो भी मटेरियल हम लेंगे, ठीक है। एंड इट रिड्यूसिंग इंटरनल स्ट्रेसेस, it leads to a reduction in internal stresses in a material, ठीक है, इसकी वजह से इंटरनल स्ट्रेसेस रिड्यूस हो जाती हैं टेम्परिंग की वजह से, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स जो होंगे वो डिफरेंट मटेरियल्स में कितने होंगे, ठीक है। अगर एक आइसोट्रोपिक मटेरियल होगा तो उसमें 2 इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स होंगे, जैसे कि स्टील होगा,
ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल में 9 इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट होंगे, इसकी एग्जांपल होगी वुड, प्लाई एटसेट्रा, ठीक है। फिर उसके बाद एनिसोट्रोपिक जो मटेरियल होगा उसके 21 इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स होंगे, और इसमें बायोलॉजिकल टिश्यू इसका एक एग्जांपल हो सकता है। इसके बाद आता है प्रूफ स्ट्रेस। प्रूफ स्ट्रेस क्या होती है? सम मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम, ब्रोंज, कॉपर डू नॉट शो डेफिनाइट यील्ड पॉइंट, मतलब इसका यील्ड पॉइंट शो नहीं करता है ये, मतलब ये जहाँ पे यील्ड स्ट्रेस आएगी वो एग्जैक्ट पॉइंट हमें इसका पता नहीं होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर सच मटेरियल ऑफसेट मेथड को हम अडॉप्ट करेंगे ताकि हम यील्ड पॉइंट हम इसका पता कर सकें। तो x% डिपेंड ऑन कोई एक पर्टिकुलर परसेंट जो होगी वो हमने x% जो होगी वो मटेरियल पे डिपेंड करेगी। इट इज स्ट्रेस, एक ऐसी परसेंटेज ऑफ स्ट्रेस वेयर ऑफसेट पैरेलल टू द इलास्टिक लिमिट ड्रॉन फ्रॉम 0.2% स्ट्रेंथ इंटरसेक्टिंग इन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अगर एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है हमारे पास, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है एक मटेरियल का, ठीक है, सपोज ये इस तरीके से है, इसकी यील्ड जो लिमिट है, यील्ड पॉइंट जो है वो हमें पता नहीं है क्योंकि ये कर्व जो है वो इस तरीके का है कि हमें यील्ड पॉइंट नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, 0.2 स्ट्रेंथ पे इसको एक ऑफसेट जो होगा पैरेलल जो होगा टू इलास्टिक लाइन उसी के ड्रॉ कर देंगे, और उसी से हमें मिल जाएगा, हमें क्या मिलेगा, x% जो होगी वो मिल जाएगी प्रूफ स्ट्रेस। स्ट्रेसेस, थर्मल स्ट्रेसेस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। पहले तो क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि अल्फा इज डिफाइंड एज थर्मल स्ट्रेन पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। थर्मल स्ट्रेन मतलब कि थर्मल स्ट्रेन पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, व्हेन सब्जेक्टेड टू फ्री एक्सपेंशन। अगर इसको हम फ्री एक्सपेंशन करने देते हैं तब ये थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। और द बॉडी इज अलाउड टू एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट फ्रीली, नो स्ट्रेसेस विल बी सेट अप इन द बॉडी। अगर थर्मल स्ट्रेसेस क्या होंगी, देखो अगर हमारे पास ये सपोज बॉडी है एक, ठीक है, और ये जो है, ठीक है, ये इसके मतलब ये फिक्स्ड है यहाँ से, और यहाँ पे इसको बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए, इसकी एक्सपेंशन को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे एक वॉल है सपोज, ठीक है, ये इसको यहाँ से मतलब एक्सपैंड नहीं करने देगी। जब टेम्परेचर होगा बस इतना ही ये एक्सपैंड कर सकती है, सपोज ये डेल्टा है, इतना ही एक्सपैंड कर सकती है, और इसकी कोफिशिएंट ऑफ जो थर्मल एक्सपेंशन है उसी के अकॉर्डिंग इसकी कैपेबिलिटी होगी एक्सपैंड करने की। जितना ज्यादा थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट होगा उतना ज्यादा बॉडी एक्सपैंड कर सकेगी, ठीक है। सपोज इसका थर्मल कोफिशिएंट जो है वो इस तरीके से है कि वो इतना, ये बॉडी जो है इसकी कैपेबिलिटी है कि वो इतना एक्सपैंड कर सकती है। तो मतलब ये तो पोर्शन यहाँ तक जब तक वो एक्सपैंड कर रही होगी, इस पोर्शन तक जब ये एक्सपैंड कर रही होगी तब तक तो कोई स्ट्रेसेस इसमें डेवलप नहीं होंगे। स्ट्रेसेस हमें पता है स्ट्रेसेस क्या होती है, वो रेजिस्टिव फोर्स, जब कोई जो बॉडी के ऊपर लोड आता है तो इक्वल एंड ऑपोजिट वो रेजिस्टिव फोर्स आती है ना, वो डेवलप होती है बॉडी के अंदर, उसी को हम स्ट्रेसेस बोल देते हैं, स्ट्रेस बोल देते हैं, ठीक है। तो तब तक कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी। जैसे ही ये इसके आगे एक्सपैंड करना शुरू होगी, धीरे धीरे स्ट्रेसेस डेवलप होना शुरू होगी। इस पॉइंट तक जब तक मतलब वो एक्सपैंड करने की कोशिश करिए, यहाँ तक आने की कोशिश करिए, तब तक वो स्ट्रेसेस डेवलप ही होती रहेंगी, ठीक है। इतना मतलब वो आ नहीं पाएगी, सिर्फ इस मतलब बैरियर की वजह से वो बॉडी एक्सपैंड नहीं कर पा रही है, लेकिन स्ट्रेसेस उतनी डेवलप हो रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कुछ होता ही नहीं, सपोज यहाँ पे कुछ नहीं होता और ये बॉडी अभी भी वैसी की वैसी है और इतना ही ये एक्सपैंड कर सकती है और इसके आगे कुछ भी नहीं है सपोज, ठीक है, कोई वॉल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ भी इसको जो है एक्सपेंशन से प्रिवेंट कर सके, कुछ भी नहीं है, तो ये इतना एक्सपैंड कर जाएगी आराम से, ठीक है, इतना आसानी से ये एक्सपैंड कर जाएगी। अगर कुछ है और वो इतना इसको रोक रहा है, सपोज इतना यहाँ पे कोई वॉल है सपोज, ठीक है, तो ये सिर्फ इतना ही एक्सपैंड कर पाएगी, फिर वॉल तक का ही एक्सपैंड कर पाएगी, उसके आगे इसके अंदर जो है स्ट्रेसेस डेवलप होंगी उसके बाद, ठीक है। ये सपोज यहाँ पे वॉल है तो ये वॉल तक ही एक्सपेंड कर पाएगी, उसके बाद इसके आगे स्ट्रेसेस जो है इसके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी और जितना और एक्सपेंड कर सकती है उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेसेस इसके अंदर रहेंगी, ठीक है। तो ये आएगा। और अगर नहीं है तो मतलब कि बॉडी जो है वो एक्सपैंड करेगी फ्रीली,
जब अगर मतलब फ्रीली एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अगर कुछ भी नहीं है जो इसको एक्सपैंड करने से रोक रहा है, तो उस टाइम पे कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी, कोई भी रेजिस्टिव फोर्स इसके अंदर डेवलप नहीं होगी, ठीक है। व्हेन द फ्री एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इज पार्शियली और कंप्लीटली प्रिवेंटेड, देन देयर विल बी इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स इंड्यूस, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स इंड्यूस होगी जो, उसी को हम थर्मल स्ट्रेस बोल देंगे, ठीक है। तो कुछ केसेस बनते हैं, मतलब इसमें सबसे पहला केस तो यही आ जाएगा जो हमने अभी अभी देख लिया है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है और उसको फ्री एक्सपेंशन, पूरी की पूरी वो एक्सपैंड कर सकती है फ्रीली, मतलब उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसको प्रिवेंट कर रहा है एक्सपेंशन से, तो इसके टाइम पे थर्मल स्ट्रेसेस जो होंगी, जो कि थर्मल स्ट्रेसेस सिग्मा टी हम बोल सकते हैं, ये जीरो डेवलप होंगी, क्योंकि यहाँ पे इसको कोई प्रिवेंट करने वाला ही नहीं है, मतलब इसकी एक्सपेंशन रोकने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होंगी, जितनी ये एक्सपैंड करना चाहिए अपनी मर्जी से एक्सपैंड कर लेगी। दूसरा केस क्या होगा, अगर हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, वो एक्सपैंड पार्शली कर पाती है, ठीक है, और पार्शली वो नहीं कर पाती है, इसकी जो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है उसके अकॉर्डिंग ये और ज्यादा एक्सपैंड कर सकती थी, यहाँ पे ये डेल्टा तक हमारे पास पोर्शन है, इससे भी ज्यादा ये एक्सपैंड कर सकती थी, बट ये नहीं कर पाएगी क्योंकि यहाँ पे एक बैरियर आ गया, ठीक है। तो कितनी स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, पहले तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये जो हमारे पास अल्फा हमने निकाला था, इसी से हम निकाल सकते हैं कितना ये एक्सपेंशन जो होता है डेल्टा एल कितना होगा, ठीक है। टोटल एक्सपेंशन कितना होना चाहिए असली में, जैसे ये फ्री एक्सपेंशन हो रहा था तो ये कितना हो रहा था, हमें एग्जैक्टली अगर ये निकालना है कि फ्री एक्सपेंशन कितना हो रहा था, वो आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा अल्फा टाइम्स डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। यहीं से आ जाएगा डेल्टा एल कितना है, ये आ जाएगा एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। मतलब इतना ये एक्सपैंड कर सकती है, ये अपने थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन की वजह से इतना ये बॉडी एक्सपैंड कर सकती है, ठीक है। अगर इसको अलाउ करा जाए तो ये इतना एक्सपैंड कर सकती है, बट यहाँ पे एक डेल्टा लगा हुआ है जिसकी वजह से ये इतना एक्सपैंड नहीं कर पाएगी। तो इसमें थर्मल स्ट्रेसेस टोटल कितनी डेवलप होंगी, थर्मल स्ट्रेसेस कितनी डेवलप होंगी, ये वाला डेल्टा एल जो है जितना वो एक्सपैंड कर सकती है उसमें से ये डेल्टा पोर्शन जो होगा हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो उसी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन थर्मल ये जो स्ट्रेसेस होती हैं कितनी होती है, स्ट्रेसेस होती है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टाइम्स स्ट्रेन, है ना। तो हमारे पास स्ट्रेन आ जाएगा सिग्मा टी, ठीक है। तो ये आ जाएगा ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन इट्स लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, है ना। चेंज इन लेंथ आ जाएगा हमारे पास डेल्टा एल, जितनी उसकी चेंज आ रही है, माइनस जितनी वो कर पा रही है चेंज, असली में इतनी करनी थी लेकिन इतनी नहीं कर पा रही है, इसमें से ये डेल्टा जो पोर्शन है ये वाली, मतलब ये इसमें से माइनस करना हमें, ठीक है। ये आ गया डेल्टा, मतलब ये डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, एल, कैपिटल एल, ठीक है। ये बॉडी का एक्चुअल जो इसकी लेंथ है डेल्टा एल, ठीक है। ये आ जाएगी हमारे पास सिग्मा टी, जो कि हमारी थर्मल स्ट्रेस होगी, डेल्टा एल की वैल्यू हमें पता है, अगर हम चाहें तो वो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल्टा अपॉन एल। अब ये बॉडी की आगे हमारे पास थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस क्या है, जितना ये एक्सपैंड कर जाती है उसके सिवाय जो आगे पोर्शन जो होगा, जितना और एक्सपैंड कर सकती थी, जो और बचे हुए पोर्शन के लिए जो एक्स्ट्रा जो रेजिस्टेंस आएगी, जो रेजिस्टिव फोर्स इसके अंदर डेवलप होगी, वो है थर्मल स्ट्रेसेस। मतलब जो डेल्टा एल अगर ये एक्सपैंड कर सकती थी बॉडी, उसमें से इसने डेल्टा पोर्शन एक्सपैंड कर दिया, ठीक है, इतना एक्सपैंड कर लिया, उसके सिवाय जो एक्स्ट्रा डेल्टा जो है, डेल्टा एल माइनस डेल्टा जो है, वो पोर्शन जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ पे ये पोर्शन हो जाएगा डेल्टा एल माइनस डेल्टा, ठीक है। ये वाले पोर्शन के लिए जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगी वो हो जाएंगे हमारे पास सिग्मा टी के बराबर, ठीक है। अब एक बॉडी है, सपोज इसको पूरा ये पार्शली प्रिवेंट करा था, इसको यहाँ पे कंप्लीटली इसको प्रिवेंट कर दिया एक्सपेंशन से, ठीक है। एक बॉडी है हमारे पास, ठीक है, ये इसको हमने कंप्लीटली प्रिवेंट कर दिया एक्सपेंशन से, पूरा यहाँ से इसके साथ में ही बिल्कुल ये अटैच्ड है यहाँ पे,
अगर इसको कंप्लीटली हमने प्रिवेंट कर दिया एक्सपेंशन से, तो अल्फा जो सिग्मा टी है यानी कि थर्मल स्ट्रेस है वो क्या आ जाएगा, ई टाइम्स, हमारे पास अभी भी यही फॉर्मूला है ना, डेल्टा एल माइनस डेल्टा अपॉन एल, है ना। अब ये जो डेल्टा है, यहाँ पे तो कोई डेल्टा है ही नहीं, ये वाला जो है, ये जो है ये जीरो हो जाएगा, तो इसी से आ जाएगा हमारे पास ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टाइम्स डेल्टा एल अपॉन एल, और इस डेल्टा एल की हमने ऑलरेडी वैल्यू निकाली हुई है, ये है हमारे पास एल अल्फा डेल्टा टी, है ना, ये इस तरीके से है अपॉन एल, ठीक है। अब ये एल और ये एल कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये एल और ये एल कैंसिल हो जाएगा, इससे आ जाएगा ई टाइम्स अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएंगी जब फुली प्रिवेंट करा होगा इसको एक्सपेंशन से, तो उस टाइम पे जो स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगी वो आ जाएगी हमारे पास यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन टाइम्स डेल्टा टी, जितना चेंज आ रहा है टेम्परेचर में, ठीक है। स्ट्रेसेस जो होंगी कॉम्पोजिट सेक्शन में जब डेवलप होंगी तो किस तरीके से डेवलप होंगी, सबसे पहले तो हमें कॉम्पोजिट सेक्शंस ही देख लेनी है। कॉम्पोजिट सेक्शंस क्या होंगे, जब दो अलग अलग मटेरियल से एक सेक्शन तैयार करी जाएगी तो उसको हम कॉम्पोजिट सेक्शन कहेंगे, ठीक है। जैसे ये सपोज ये एल्यूमिनियम से बनी है और यहाँ पे ये कॉपर है, ठीक है, तो इन दोनों को एक सिंगल यूनिट की तरह एक्ट करना होता है, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से हो सकती है कॉम्पोजिट सेक्शन, या फिर इस तरीके से भी हो सकती है, ठीक है। ये आउटर मटेरियल अलग होगा और इनर मटेरियल अलग होगा, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकती है कॉम्पोजिट सेक्शंस, ठीक है। तो कॉम्पोजिट सेक्शंस में जो है ये जो राइज इन टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा और फॉल इन टेम्परेचर जब होगा तो क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है, मतलब स्ट्रेसेस, थर्मल स्ट्रेसेस किस तरीके से आएंगे इसमें, वो हमें जानना है। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है कुछ मटेरियल्स का वो देखने की जरूरत होती है, ठीक है। एल्यूमिनियम जो होगा इसका हो जाएगा 24 इंटू 10⁻⁶ डिग्री सेल्सियस। फिर आ गया कॉपर, कॉपर का हो जाएगा ये 15 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है स्टील, ठीक है, ये स्टील का हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से मतलब हर किसी का जो मटेरियल होगा, हर एक मटेरियल का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अलग होगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये एक्सपैंड करेगा। जैसे इसका एल्यूमिनियम का ज्यादा है तो ये ज्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, कॉपर जो है इससे कम करेगा, स्टील वाला उससे भी कम करेगा, ठीक है, इससे भी कम एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। मतलब सबसे ज्यादा एक्सपैंड जब टेम्परेचर राइज होगा तो सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम जो होगा वो एक्सपैंड करेगा, ठीक है। अब कॉम्पोजिट सेक्शन में हम एग्जांपल जो है वो एल्यूमिनियम और कॉपर की ही लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एल्यूमिनियम है और ये कॉपर है, ठीक है। तो इसके कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग, अल्फा के अकॉर्डिंग, अगर एल्यूमिनियम जो है वो इतना एक्सपैंड करना चाहता है, ठीक है, और ये कॉपर है ये इतना एक्सपैंड करेगा, अपने अल्फा के अकॉर्डिंग ये दोनों एक्सपैंड इतना इतना कर सकते थे। बट क्या होगा कि ये जो एक कॉम्पोजिट सेक्शन है तो ये इसको सिंगल यूनिट की तरह एक्ट करना है, तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर एल्यूमिनियम जो है, कॉपर एल्यूमिनियम को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब ये जितना एक्सपैंड कर सकता था उससे कम करेगा, मतलब ये इस तरीके से इसके ऊपर जो है कंप्रेसिव फोर्स आएगी एल्यूमिनियम के ऊपर। और जो कॉपर है, अब कॉपर को एल्यूमिनियम जो है वो एक्सपैंड और ज्यादा करवाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से कॉपर पे टेंसाइल फोर्स आएगी, मतलब यहाँ पे कॉपर पे टेंशन होगी और एल्यूमिनियम पे कंप्रेशन होगी, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर मटेरियल विद ग्रेटर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन, जिसका ज्यादा होगा उस पे कंप्रेशन आएगी, एल्यूमिनियम का ज्यादा है इसलिए इस पे कंप्रेशन आ रही है, और जो उस पे जिसका कम होगा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज सब्जेक्टेड टू टेंशन, इस पे टेंशन आ रही है, कॉपर पे है ना टेंशन आ रही है। तो इसी तरीके से जो अगर टेम्परेचर डिक्रीज करता है, सपोज ये है एक कॉम्पोजिट सेक्शन, ठीक है, और जो ये एल्यूमिनियम था यहाँ पे, यहाँ तक थी ये कॉम्पोजिट सेक्शन, डॉटेड में बना देती हूँ दोनों को मैं, ठीक है, ये इस तरीके से ये थी एल्यूमिनियम और ये कॉपर, ये एल्यूमिनियम और ये कॉपर,
ठीक है, तो ये इतना था। अब ये टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये एक्सपेंशन की जगह अब इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी। कॉन्ट्रैक्शन, अब इसी का अल्फा जो है एल्यूमिनियम का ज्यादा है, तो इसकी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी। इसकी कॉन्ट्रैक्शन यहाँ तक होगी, ठीक है, और जो कॉपर है इसकी यहाँ तक हुई सपोज, ठीक है, इतनी इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी, मतलब इसके अल्फा जो है उसके अकॉर्डिंग दोनों की इतनी इतनी होनी थी। बट ये एक कॉम्पोजिट सेक्शन है, तो क्या करेगा, कॉपर जो होगा वो एल्यूमिनियम को कम जो है, मतलब बहुत कम, ये मतलब ये ज्यादा एक्सपैंड जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इसको ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने देगा, इसको रोक के रखेगा। तो ये एल्यूमिनियम जो है इसको रोक के रखेगा, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम यहाँ तक जो है सिर्फ इतने पोर्शन तक ही कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा, यहाँ तक सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा, और जो कॉपर है उसको एल्यूमिनियम अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से ये जो है ज्यादा मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जितना इसने करना था उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसी पे एल्यूमिनियम पे आएगी टेंशन, और जो कॉपर होगा उस पे आएगी कंप्रेशन। अब देखो यहाँ पे है फॉल इन टेम्परेचर मटेरियल विद ग्रेटर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जिसका ग्रेटर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है विल बी सब्जेक्टेड टू टेंशन, ग्रेटर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन विल बी सब्जेक्टेड टू टेंशन, एंड material with lower coefficient of thermal expansion will be subjected to compression। इसमें आ गई